नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। इस साल के 8 महीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाजारों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है और इसी वजह से अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अभी ब्याज दरों में राहत देने का किसी तरह का कोई मूड बनाया नहीं है। सवाल यह कि अभी और कितनी बढ़ेगी अमेरिका में ब्याज दरें? क्या एनर्जी संकट से जूझ रहे यूरोप से नई दिक्कतें, नई चुनौतियां आएंगी और क्या कच्चे तेल में गिरावट से अब चीन से मिल रहे घरेलू संकेत किस तरह के होंगे हमारे बाजारों के लिए? ये सब जानने के लिए हम लेकर आए हैं इस बार का बेहद खास शो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। और दुनिया भर के बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ और एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी 2 दिन पहले, इस बार मैं पूरी 1-2 नहीं 15 सवालों की लिस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए और अगले 22 मिनटों में हम बग्गा साहब से 15 सवाल पूछेंगे और इसके अलावा उनकी पसंद की किताब और उनका पसंद का किताब में से कुछ न कुछ ऐसा अंश जो हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग है, उन सब पर करेंगे बातचीत। तो आज थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज करने की कोशिश की है, थोड़ा हमने रैपिड फायर मोड में रखा है। तो लेट्स सी, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स है और जो फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब ने जो बयान दिया था जैक्सन हॉल में, और वहाँ पर उन्हें इन्फ्लेशन को लेकर बड़ी बड़ी और थोड़ी मजबूती से आगे बढ़ने की जो बातें कही थी। ये बताएं सर, कितनी बड़ी समस्या अब भी इन्फ्लेशन है और सिचुएशन कैसी है इस वक्त? इन्फ्लेशन, अनिल जी, कल भी जो बयान आया है फेड की, लोरेटा मेस्टर करके क्लीवलैंड फेड की प्रेसिडेंट है, जी। उन्होंने यही कहा कि 12 महीने और इन्फ्लेशन की हमें दिक्कत दिख रही है। इस साल के अंत तक 6% तक जाएगा और अगले साल तक 2.5-3% होने की उम्मीद है, अगर तेल की कीमतें और ना बढ़े तो। 1 साल और की दिक्कत है। दूसरा बात यह है कि मार्केट बहुत कॉम्प्लेसेंट था। मार्केट ने जब जुलाई में इनका बयान आया, जिम पॉवेल का, तो ये सोच के शुरू हो गए कि अब रेट बढ़ाने की रफ्तार धीमी होगी। वो बहुत क्लियर है कि रेट जो मार्केट सोचा है 3.4%, एक्चुअली रेट 4% तक जाएगा अगले साल की शुरुआत तक, और वो ज्यादा अवधि तक रेट बढ़े रहेंगे। तो इसी कारण हमने देखा है पिछले शुक्रवार से जैक्सन होल स्पीच के बाद तेजी से अमेरिकन मार्केट गिरे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये वजह है कि अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ गिरावट 1000 पॉइंट की आई भी है। लेकिन अब ये बताइए सर कि इस साल पूरे 2022 के अब कितने बचे हैं? 3-4 महीने। 4 महीने में और कितनी ब्याज दरें बढ़ सकती है अमेरिका में? क्या अंदाज़ा है आपका? देखिए, 21 सितंबर को 75 बेसिस पॉइंट, हाँ, नवंबर में 50 बेसिस पॉइंट ठीक है। और 14 दिसंबर को आखिरी मीटिंग में 25। तो यहाँ से 1.5% और बढ़ जाएगा अनिल जी, 375 हो जाएगा हाँ, दिसंबर तक। और फिर फरवरी में एक रेट हाइक और आएगा जो 4% तक पहुंचा देगा। ये तो अभी डेरिवेटिव मार्केट दिखा रहा है कि इसके होने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। तो ओके। 4 रेट हाइक, तीन तीन इस साल में, एक और इस अगले साल में। मतलब फरवरी तक एक बार और हो गया तो कुल मिलाकर 4% की मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ से और रेट हाइक हो सकती है। लेकिन जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई अगले साल के मध्य तक, जून जुलाई के आसपास से ब्याज दरें फिर से घटना शुरू होगी, क्या वो व्यू अभी भी बरकरार है या उसमें कोई बदलाव है? ये बताइए आप। देखिए, फेड ने तो बहुत स्ट्रेट कहा है, 3-4 उनके ऑफिशियल्स ने कहा है अगले साल रेट कट उन्हें नहीं दिख रहा। कल भी लोरेटा मेस्टर ने बहुत क्लियरली कहा कि 2023 में मुझे रेट कट आते नहीं दिखता है। और नील कश्करी ने भी पहले कहा पिछले हफ्ते। तो लगता नहीं कि होगा, बट डेरिवेटिव्स मार्केट अनिल जी अभी भी हम देख रहे हैं कि जुलाई तक ये स्टेबल हो रहे हैं। 375 पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है, जबकि हमारी जो है हमारा मैथमेटिक्स 4 दिखा रहा है। तो एक रेट कट जुलाई अभी भी दिखा रहा है डेरिवेटिव डेटा। तो अब देखते हैं 21 सितंबर को इसको क्लैरिटी मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता 23 में कुछ होगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत गई है फेड की, और अब वो हॉकिश होके अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से बनाना चाहते हैं। और इन्फ्लेशन का क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट आ जाते हैं इकोनॉमी में, वो आने शुरू हुए हैं। तो उसके कारण आप बहुत चौकन्ने हैं। मुझे नहीं लगता जल्दी में रेट कट होगा, तो अगले साल होने की संभावना कम है, बट डेरिवेटिव मार्केट
अभी भी जुलाई में एक रेट कट की संभावना दिखा रहा है। तो सर फिर ऐसे में आप कह रहे हैं फरवरी में लास्ट हाइक होगी, और पहले जो अंदाजा था कि मिड 2023 में ब्याज दरें घटना शुरू होगी, अब आप कह रहे हैं कि साल के अंत तक चांस कम है। तो फिर फरवरी जी। से लेकर दिसंबर 2023 तक क्या होगा? नहीं, वो फिर वेट करेंगे, ज्यादातर तो वेट करेंगे, इन्फ्लेशन को ओके। देखेंगे। इसमें हाँ। दो और तीर हैं जो उनके छोड़े हुए हैं। एक तो है जो डॉलर एप्रिसिएशन है, उसका इम्पैक्ट लगभग 1% का है इकोनॉमी पे, क्योंकि वो टाइटन कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस को। जिस तरह से डॉलर भागा है 14% इस साल में, तो एक वो है। दूसरा जो क्यूटी है, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, जो लिक्विडिटी वो निकालना शुरू किए हैं जून, जुलाई, अगस्त में 47.5 बिलियन डॉलर्स हर महीने निकाले। अब 1 सितंबर से 95 बिलियन, 95 बिलियन निकालने वाले हैं। तो सोचिए अनिल जी, अगले जो 15 महीने हैं, उसमें लगभग सवा ट्रिलियन, या आप ले लीजिए 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स तक लिक्विडिटी निकल सकती है, जिसका भी इम्पैक्ट एक 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट का हो जाता है फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइटन करने का। तो ये जो दो एरोस और उन्होंने छोड़े हुए हैं, वो उन्होंने अभी तक लिए नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट जैसे जैसे आएगा, तो फिर मुझे लगता है कि 4 सवा 4 तक ये रुक सकते हैं उस हम्म। टाइम पे। हम्म। चलिए सर, तीर निकले हैं तो कहीं न कहीं तो निशाने पे लगेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त फिर से जो बातें रह रह कर आती है कि अमेरिका रिसेशन में चले जाएगा, अम, या फिर दूसरे देश यूरोप के कोई रिसेशन में जा सकते हैं, क्या व्यू बन रहा है सर? कहीं कोई ऐसी संकट समस्या दिख रही है आपको? यूरोप में बहुत बड़ा संकट है, एनर्जी कॉस्ट के कारण, रशिया की जंग के कारण, सैंक्शंस के कारण। हम्म। और यूरोप बहुत बड़ा है, 10% दुनिया का उत्पादन यूरोप में है अनिल जी। तो 14 ट्रिलियन डॉलर साल का उनका जीडीपी है। अगर उधर रिसेशन आता है तो प्रॉब्लम दुनिया भर में होती है। हमारे भी काफी एक्सपोर्ट जाते हैं यूरोप को। लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट साइकिल है यूरोप का। तो अगर वहां पे कटौती होती है तो विश्व भर में इसकी प्रॉब्लम आएगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि 5 तिमाही तक वो रिसेशन देख रहे हैं इंग्लैंड में, अगले साल की शुरुआत से। यूरोप में लगता है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में एक रिसेशन आ सकता है, नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है। अमेरिका का हमें 2024 में लग रहा है, 23 तक बच जाएगा। नॉर्मली जब फेड रेट हाइक करता है तो 60% टाइम फेड रेट हाइक साइकिल में रिसेशन आता है। तो 6 बारी 10 में से रिसेशन आया है पहले, तो ये देखना है। और नॉर्मली क्या होता है, 12 महीने, 24 महीने मार्केट अपने को संभाल लेता है जब रेट हाइक होते हैं। क्योंकि इकोनॉमी अच्छा कर रही है तभी रेट हाइक किए जा रहे हैं, ये रहता है। और 30वें महीने तक औसतन रिसेशन आता है। तो अगर ये गिने गणित तो फिर हो सकता है 2024 में अमेरिकन रिसेशन आए। 30% से 35% प्रोबेबिलिटी है कि 2023 के अंत तक अमेरिका में भी रिसेशन आ सकता है। ठीक बात है। तो रिसेशन के खतरे तो हैं, और यूरोप में ज़्यादा है। जिस यूरोप में जिस वजह से आपने बात की एनर्जी क्राइसिस की, मैं वही समझना चाहता हूँ कि कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस है ये, और वहाँ पर सिचुएशन कितनी ख़राब है इस वक्त, ये बताइए। और साथ ही साथ इसमें एक सवाल और भी जोड़ देता हूँ कि क्या वहाँ के छोटे देशों के लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इस एनर्जी क्राइसिस के चलते? क्या कुछ हो सकता है सर? बहुत मुश्किल पेश आ रहा है अनिल जी, क्योंकि जो उनकी गैस की कीमतें हैं बहुत बड़ी हैं। आप देखिए यूएस में जो गैस $9 पे बिकती है, वो यूरोप में $75 की बिक रही है। और उनका साल दर साल अगर आप एनर्जी कॉस्ट देखें तो 8 से 10 गुना बढ़ गया है। दूसरा बात हो गई, रशिया ने जो गैस सप्लाई बंद कर दी या कम कर दी। ऑलरेडी वो 20%, 40% पे चल रहा था, और अब 31 अगस्त से 3 दिन का उन्होंने मेंटेनेंस लिया है, देखते हैं खोलेंगे कि नहीं। तो इससे जो आम नागरिक को बहुत प्रॉब्लम है, और बिजनेसेस को, क्योंकि उनके कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं। तो ये राहत पैकेज है, एक 280 बिलियन यूरोस का जो यूरोजोन ने जारी किया है, बट इसके कई गुना बड़ा पैकेज देना पड़ेगा। ब्रिटेन में भी यही इशू चल रही है। रहे छोटे देश, ऑलरेडी वो बहुत फ्रेजाइल थे, वहां पे और बड़ा संकट आएगा। और इसी हफ्ते यूरोजोन की बैठक होने वाली है। लगता है कि कुछ पैकेज लेके आएंगे, कुछ सब्सिडी
बड़े देश छोटे देशों को देंगे और आम नागरिकों और बिजनेसेस के लिए एनर्जी की राहत दी जाएगी। पिछले हफ्ते उन्होंने डीलिंक किया, नेचुरल गैस और एनर्जी को डीलिंक किया। उससे हमने देखा गैस की कीमतें 10 से 25% वेरियस मार्केट में यूरोप में गिरी। तो स्पेकुलेशन बहुत है, बट ये तो कहना पड़ेगा 8 से 10 गुना अगर बिजली की कीमत बढ़ जाए, कैसे वो बिजनेस या कैसे वो हाउस होल्ड सर्वाइव करेगा। इतने अगर सोचो आप अपने यहाँ अगर समझो इलेक्ट्रिसिटी के गैस सिलेंडर के दाम अगर इतना 8-8 10 10 गुना बढ़ जाए तो मतलब हाहाकार ही मच जाएगा। ऐसे में सर बिल्कुल। अब चलो ठीक है उनकी समस्या है उनके वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन यूरोप के कोई अगर देश वेश फेल हो जाए या इतना एनर्जी क्राइसिस है, इसका असर हम पर भी आ सकता है क्या? आएगा तो कितना? देखिए 2008 में भी हमने सोचा था हम डीकपल्ड हैं, 60% हमारा मार्केट भी गिर गया, ठीक है, वो हम्म। फाइनेंशियल था। हम्म। 2012 में जब पिग्स क्राइसिस आया, PIIGS, जो यूरोप में लगा कि ग्रेक्सिट हो जाएगा, ग्रीस निकल जाएगा, तब भी हमारा मार्केट गिरा। 2013 में जब बर्नांके ने बोला कि हम टेपर करेंगे फेड, अब फेड से हमें क्या सीधा लेना देना, सारे इमर्जिंग मार्केट्स गिर गए। तो फ्लोज के कारण हम हो जाते हैं कनेक्ट, चाहे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, भारत का ओवरऑल पहलू देखें तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, बट ये फ्लोज के कारण हम लिंक हो जाते हैं। इस बार भी लिंक होंगे अनिल जी, अगर ये डीपर हुआ कट। और मार्केट का क्या है, अमेरिकन मार्केट में लग रहा है कि ये बेयर मार्केट की एक उछाल थी। पिछले 95 साल में अमेरिकन मार्केट में ऐसे 23 बारी ये बेयर मार्केट का रैली आया है और 18% नॉर्मली आता है। इस बारी 15% पे टर्न कर गया ये वापस। और तो संकट अभी कटा नहीं है, और ग्लोबल संकट आता है तो भारत से निवेश निकलता है, उसके कारण दूसरा आपके एक्सपोर्ट्स में हानि होने लग जाती है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस डिटीरियोरेट हो जाते हैं, उसके कारण हमें आता है। बट हम अ, काफी वेल पोजीशन्ड हैं इन कंपैरिजन। और जैसे अगस्त के अंत में बहुत स्ट्रॉन्ग एफआई फ्लोज आए, जुलाई और अगस्त में वैसे ही आ रहे थे, और एक दिन में 4,500 करोड़ आए। और आज भी 1 सितंबर के दिन हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट रैली कर रहे हैं, जब सारा एशिया 1 से 1.5% डाउन है। तो लगता है कि वो फ्लोज बरकरार हैं। अगर वो आते हैं तो भारत का असली मूल्य आ जाएगा मार्केट्स का। अदरवाइज हम भी नीचे जाएंगे बाकी सारे विश्व के साथ। ओके, तो ये आपके लिए कम से कम यूरोप से जो इम्पैक्ट आना होना है, लेकिन एक चीज़ जिसकी जिक्र काफ़ी समय से बात भी हो रही है कि शायद विंटर सीजन शुरू हो यूरोप में, उससे पहले रशिया यूक्रेन का ऑफिशियली कोई सॉल्यूशन आ जाए, क्या इसकी संभावना है? कम है अनिल जी, कम बहुत है। कम है। और अब क्या है, पुतिन ने ठान ली है। दूसरा, यूक्रेन उन पे आक्रमण कर रहे हैं अपना इलाका वापस लेने के लिए, हाँ हाँ। तो अभी तो वो रिट्रीट नहीं कर सकते। तीसरा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस को उलझाए रखें, तो वो यूक्रेन के कंधे से ग्रेट गेम खेली जा रही है। तो अब नहीं होता, अब युद्ध विराम होना मुश्किल है। वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहेगी, छोटा छोटा। दुनिया ऑलरेडी सबकी अटेंशन से निकल गया यूक्रेन का मामला। अगर ये एनर्जी का इशू ना हो तो किसी को याद भी ना हो। यही है कि तेल और गैस की कीमत रोज दिखती है तो याद आता है ओ यूक्रेन में। नहीं तो रशिया को हानि हो रही है, यूक्रेन को हानि हो रही है, बाकियों का खर्चा हो रहा है, बट उनका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो मीट हो रहा है। तो अभी करार नहीं होते दिखता। ठीक बात है। कच्चा तेल, सर ये भी वोलेटाइल बड़ा हो रहा है, 95 से 105 की रेंज में एकदम बिल्कुल झूल रहा है। क्या लगता है सर कि क्या इम्पैक्ट कच्चे तेल की प्राइसेस पे होना चाहिए आगे चलते हुए, क्योंकि सारी बातें हो रही है कच्चे तेल को लेकर, न्यूक्लियर डील की भी बात की जा रही है, साथ ही प्रोडक्शन कट की भी बातें हो रही है, तो क्या ये समझा जाए कि कच्चे तेल की तेज़ी हो गई ख़त्म? अ, कहना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप का जो गैस का उत्पादन निकल गया है, या गैस की जो उपभोक्ता थे वो अब तेल की तरफ जा रहे हैं। अब स्वीडन ने अपना पावर प्लांट खोला तेल चलाने वाला, यूरोप भी देख रहा है कैसे तेल से वो बॉयलर चलाए जाएं जो नेचुरल गैस से चल रहे थे, और वहां से बिजली बनाई जाए। तो हो सकता है विंटर में लौट के आए। अभी जो बिगेस्ट इशू चल रहा है कि चाइना का लगभग 7% कम खपत हो रही है तेल की, उससे पूरे विश्व में एक करेक्शन दिख रहा है। चाइना के जो नंबर आए वो भी कॉन्ट्रैक्शन में आए मैन्युफैक्चरिंग के। वो इश्यूज हम देख ही रहे हैं चाइना में सारे। तो
ये उत्पादन तो समतल है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व अभी भी यूएस निकालता जा रहा है, 22% अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स निकाल चुके हैं, रिजर्व्स निकाल चुके हैं। उसके बावजूद कीमतें 95 पे हैं। पिछले साल इसी टाइम पे 72 पे थे हम। तो जब तक 70-75 नहीं आता, आप कह नहीं सकते कि ये संकट टल गया है। ओपेक का की मंशा है कि प्रोडक्शन कट करके इसको टॉक अप किया जाए, बट ऑलरेडी वो अपने प्रोडक्शन कोटा से काफी कम उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अब काटेगा, बट सऊदी प्राइसेस कम लाएंगे। उन्होंने बहुत मजा लिया जब प्राइसेस बढ़ रहे थे, 9-9 डॉलर के प्रीमियम पे बेचा है भारत को तेल। अब लगता है अक्टूबर के लिए वो कटौती करके लाएंगे, तो कीमतें ठीक रहनी चाहिए। यही है कि यूरोप में क्या होगा वो बहुत तय करेगा, दूसरा चाइना में क्या होता है वो तय करेगा। परफेक्ट है सर। अच्छा, ये बताएं सर कि ये न्यूक्लियर डील की बातें फिर से हो रही, इस बार हो जाएगी? लग रहा है कि मुश्किल है, और अगर हो जाएगी तो असर क्या होगा इसका? अगर हो जाती है तो तेल की कीमत थोड़ी नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ईरान 1.7 मिलियन बैरल्स दिन के चाइना को बेचा है। कल बहुत इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा आया, हमारे एक श्रोता ने लिखा मुझे ट्विटर पे, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई, मलेशिया जितना तेल उत्पादन करता है उससे ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को। जैसे मैं कह रहा था अनिल जी कि ये शिप से आता है, ईरानियन शिप आ जाते हैं इंडियन ओशन के बीच में, वहां पे कोई भी शिप शिप टू शिप ये ट्रांसफर हो जाता है, दोनों अपना ट्रैकिंग मैकेनिज्म ऑफ कर लेते हैं, पास आते हैं शिप, तेल आ जाता है मलेशियन टैंकर में, मलेशिया की पोर्ट एंट्री करके चाइना चला जाता है। तो छापा उस पे मलेशियन ऑयल का है, बट है वो ईरानियन ऑयल। तो 2.7 जो उनकी क्षमता है उसमें से 1.7 तक तो चाइना ऑलरेडी ले रहा है। 1 मिलियन बैरल दिन का एक्स्ट्रा आ सकता है, जो काफी है। 1% वृद्धि हो जाती है तो तेल की कीमतें गिरेंगी। रही बात डील की, इजराइल नहीं चाहता डील हो, सऊदी नहीं चाहता डील हो, रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका के हाथ स्ट्रांग हो और डील हो, ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं जो एक्चुअली रूल करते हैं वो नहीं चाहते डील को। यूएस में क्योंकि इलेक्शन है नवंबर में, अभी लगेगा कि वीक है बाइडेन, ऑलरेडी अफगानिस्तान का फियास्को हुआ, तो इस लेवल पे वो नहीं चाहेंगे कि हो। यूरोप चाहता है कि डील हो, एनर्जी की कॉस्ट नीचे जाए, तो डील होना मुश्किल है, इस साल तो नहीं होता अनिल जी। मुश्किल है, इस डील होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नहीं तो लगता था कि सस्ता तेल मिलता रहेगा। अच्छा, चाइना ताइवान, ऐसा लगा कि मामला बड़ा होगा, एक दूसरे को आंख भी दिखाते हैं, मिलिट्री प्रैक्टिस भी करते हैं। ठंडा हो गया या कभी भी वापस गर्म होगा सर? देखिए, चाहे चाइना चाहे तो एक दिन में कर सकता है। 130 किलोमीटर की दूरी है, मतलब पूना, बॉम्बे पूना से भी कम है अनिल जी। लोनावाला तक आप ही है। दो लोनावाला तक की है, और आपके शिप सारे 18-18 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। हम्म। तो अगर चाहे तो चाइना कल कर सकता है, बट ये रेमिफिकेशंस बहुत है। अब बाइडेन ने पहले कहा था कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, बट व्हाइट हाउस ने भाग के फिर कहा, खड़े होने का मतलब है हम हथियार सप्लाई करेंगे, अमेरिकन ट्रूप्स नहीं आएंगे। और यूक्रेन में जैसे यूएस ने हस्तक्षेप नहीं किया, वेस्टर्न ने नहीं किया, सिर्फ पीछे से उनको हथियार दिए, इससे चाइना का मनोबल बढ़ गया। अब 16 अक्टूबर को उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक है जहां ताजपोशी होने वाली है। जी जिनपिंग तीसरे तीसरी बारी प्रेसिडेंट घोषित किए जाएंगे, जो अनप्रेसिडेंटेड है। माओ और डेंग के बाद जी ऐसे होंगे जिनको तीसरा टर्म मिलेगा। उसके बाद लगता है 2023 में वो करेंगे, बट जब वो चाहे कर सकते हैं। और अमेरिका वीक है अनफॉर्चुनेटली। तो प्रॉब्लम ये है कि 80% आपके सेमीकंडक्टर ताइवान में हो रहे हैं। जस्ट अगर स्केल आप देखें ताइवान का, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और 600 बिलियन का जीडीपी है। तो विश्व में इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक अमेरिका के लिए, जापान और कोरिया के लिए खतरा हो जाता है कि कहाँ रुकेगा चाइना। हांगकांग को ऑलरेडी ले चुका है और ताइवान को भी लेगा। तो इस साल तो नहीं होता। यूएस को स्ट्रॉन्ग अपना हाथ दिखाना पड़ेगा रोकने के लिए। कोशिश तो होगी, आई एम श्योर उन्होंने ये सिनेरियो एनालिसिस किया होगा, बट अभी वीकनेस दिख रही है यूएस की। जब चाहे चाइना ले सकता है, करेगा नहीं, एटलीस्ट 16 अक्टूबर तक तो नहीं करेंगे। उसके बाद देखते हैं, जैसे 24 फरवरी को विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए उसके बाद ही रशिया ने आक्रमण किया, ये करार था उनका। तो क्या ये अपनी ताजपोशी के बाद पहला काम ये करेंगे
या फिर 23-24 तक वेट करेंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा सर, अभी जो एक नया एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं कि अमेरिका कितना भी ख़राब हो जाए जैसे, और उसके दम पर खुलते हम नीचे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे लोकल फैक्टर्स हमारे अपने पैसे मजबूती देते हैं। क्या जो भारतीय बाज़ार अमेरिका के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जारी रहेगा? कैसे दोनों मार्केट को मिलाकर देखा जाए? नहीं, हमने बहुत आउट परफॉर्म किया है। देखिए यूएस -20 है, हम +3 हैं। तो चाहे आप देखिए अक्टूबर से सितंबर हम नेगेटिव ही रहे हैं ईयर ऑन ईयर नंबर अगर देखें, बट ओवरऑल रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो जो खाते हैं, बनाते हैं और यहीं पे पचाते हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर अगर आप देखें स्पेशली फार्मा और आईटी, ये सबसे न्यूनतम परफॉर्मर्स रहे हैं इस साल और टॉप परफॉर्मर रहा है पावर, उसके साथ ऑयल एंड गैस कंपनियां, एफएमसीजी अच्छा किया है, मेटल अच्छा किया है और बैंकिंग सुदृढ़ है। तो ओवरऑल मैं यही फिर से कहूंगा कि डीकपलिंग मत सोचें, ये ना सोचें कि भारत एक टापू पे है और हम इससे विचलित नहीं होंगे। अगर ग्लोबल संकट आएगा और ये सुपर बबल का संकट है, कल ही ग्रैंथम ने अपना लेटेस्ट नोट लिखा है, वो बोल रहे हैं कि ये सुपर बबल था कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट और हाउसिंग मार्केट तीनों ही भाग रहे थे कई सालों तक, उसका करेक्शन आया है। उसमें क्या होता है अनिल जी, 1929 में भी यही हुआ, 2000 में भी यही हुआ और अब 1974 में भी यही हुआ कि जो मार्केट गिरा उसका लगभग 50-55% रिट्रेस हो जाता है बेयर मार्केट रैली में। वही हमने देखा अमेरिका में होते हुए, 18% वापस आया मार्केट और फिर अब गिरना शुरू कर रहा है। तो वो उसने कहा है कि जब करेक्शन आती है बहुत डीप आती है इकोनॉमिकली और मार्केट वाइज, तो वो अंदेशा है। हमारा इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 2008 जैसा नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ी बात उसमें है 12,000 करोड़ महीने के जो एसआईपीस आ जी। रहे हैं। ठीक बात है। तो ये सब कुछ है। अच्छा आप बताएं सर, आज की आपकी पसंद की बुक कौन सी बुक पढ़नी है? आज अनिल जी ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर किताब ली है क्योंकि हम्म। माहौल ऐसा है, लोग घबराए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बड़ी हंसी मजाक की किताब है, अच्छा। जेएल कॉलिंस की है, द सिंपल पाथ टू वेल्थ करके। ओके। और इस बुक में से या कोई और आपकी पसंद का जो कोई कोट हो जो आपको बड़ा इंस्पायर करता हो? जी अनिल जी, इसमें उन्होंने लिखा है कि बेस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इज द स्टॉक मार्केट, क्योंकि शेयर बाजार दुनिया का सबसे शक्तिशाली धन निर्माण का उपकरण है। तो यह हमेशा ऊपर ही जाता है। हम में से किसी को भी ये कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करें और उससे हम पैसे बना सकते हैं। तो मेन इनका क्या थ्योरी है कि अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल का मार्केट को ट्रैक करें तो मार्केट ऊपर ही जाता है, हर वक़्त ऊपर ही जाता है। तो इससे आप ज़रूर बेनिफिट उठाएँ और निवेशित रहना है, मार्केट गिरे भी तो आप निवेशित रहिए। हम कभी नहीं टाइमिंग की बात कहते कि निकल जाइए, अभी कैश में आ जाइए, वो सब नहीं करना, क्योंकि जब मार्केट रिकवर करता है 2 हफ्ते में साल के रिटर्न दे देता है और 20 साल, 30 साल में अगर आपने 5-6 हफ्ते की रिटर्न खो दी, तो आपका रिटर्न लगभग आधा हो जाता है। ये मार्केट टू मार्केट होता है। तो ये कह रहे हैं कि आसान तरीका है स्टॉक से पैसे बनाने का, ज़रूर इसमें आप सम्मिलित होएँ और धीरज रखिए। जब इसमें इन्वेस्ट करना है, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट हाँ, करना। दिमाग न लगाएं, सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर छोड़ दें, उसमें भी आपकी अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे ये बहुत ही बेहतरीन किताब है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बग्गा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे थॉट्स, सारे विचार, सारे डायरेक्शन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे और हमारे बाज़ारों पे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे इस महीने का एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। अगले महीने फिर आपसे होगी इसी तरह के एक और बेहतरीन शो के साथ मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार।